आई एम कंचन शर्मा। आज आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसमें मैं आपके लिए कल 20 क्वेश्चंस लाई थी बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के, और आज मैं आपके लिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस लाई हूँ। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। 21 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। A contract is an agreement creating and defining obligation between the parties. The definition was put forwarded by। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट है, इज एन एग्रीमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएट किया जाता है डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, ऑब्लिगेशन क्या होती है? बाध्यता। ऑब्लिगेशन क्या है? बाध्यता। बिटवीन द पार्टीज, डेफिनेशन वाज पुट फॉरवर्डेड बाय सी सॉल्मॉन्स। ठीक है, सॉल्मॉन्स पे हम टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ चाइल्ड ऑफ कॉमर्शियल डीलिंग। ये हो गया हमारा ए ऑप्शन। टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी एटलीस्ट, ये तो सबको पता होगा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जिसमें हमारी 2 पार्टीज ऐड होती हैं। ओके, उसको हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आर क्रिएटेड बाय, इसके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, अधिकार और ड्यूटीज किसके द्वारा किए जाते हैं? पार्टीज के द्वारा। तो इसका आंसर है सी। चलिए 25 क्वेश्चन। एग्रीमेंट इज डिफाइंड बाय द सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एग्रीमेंट इज डिफाइंड होते हैं कौन से सेक्शन में होते हैं? B2E में होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छे से देखिएगा। सेक्शन कौन सा है? 2E। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लेजिस्लेशन इज इम्प्लीमेंटेड ओनली बाय द सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी? इसका आंसर है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ESI। ठीक है, लेबर लेजिस्लेशन इज इम्प्लीमेंटेड होता है किसके द्वारा? बाय द सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी के द्वारा। ये किसमें होता है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में, ESI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर सेक्शन 212 द एक्ट इज एप्लीकेबल टू नॉन सीजनल फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग डैश पर्सन। इसमें कितने पर्सन होते हैं? 10 और मोर, 10 और उससे ज़्यादा। ठीक है, ये किसमें है? नॉन सीजनल फैक्ट्रीज में है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए 28 क्वेश्चन में आते हैं। एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस, वो कब इंट्रोड्यूस हुई? इन द विच ईयर? बताइए। 1976 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से याद करके जाइएगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 29 क्वेश्चन में आइए। द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट बनाया है। ठीक है, अच्छा चलिए मुझे कोई बताएगा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट जो बनाया है उस पर ग्रेच्युटी की मैक्सिमम लिमिट्स क्या है? पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, उसमें मैक्सिमम लिमिट्स है हमारी कितनी है? 20 लाख। ठीक है, और ये है इसका कौन से उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था? ये 1972 में। चलिए 30 द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज कवर्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी स्कीम? कौन सा बेनिफिट कवर्ड होता है इसमें? बताइए। मेडिकल फैसिलिटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कंपनसेशन फैसिलिटीज, ये ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसमें जो बेनिफिट कवर्ड होते हैं वो सब होते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट भी होता है, मेडिकल फैसिलिटी भी होती है और कंपनसेशन फैसिलिटी। ठीक है, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। Making peace with employees by fulfilling all their needs without any resistance, किसी बाध्यता के बिना, is the essence of making peace। शांति बनाना with employees
बाय फुलफिलिंग ऑल देयर नीड्स, अपनी नीड्स को फुलफिल करना विदाउट एनी रेसिस्टेंस, कोई बाध्यता के बिना, किसी रुकावट के बिना। ये कहाँ है? अपीजमेंट थ्योरी में है ये, ठीक है। वहाँ पर मेकिंग पीस विद एम्प्लॉयज होगा बाय फुलफिलिंग ऑल देयर नीड्स विदाउट एनी रेसिस्टेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एज ऑफ डिपेंडेंट फॉर ऑब्टेनिंग डिपेंडेंट बेनिफिट्स अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हैज नाउ बीन इनहेंस्ड फ्रॉम 18 ईयर्स टू 18 ईयर्स से वो बढ़ा दिया गया है कब तक? 25 ईयर्स तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये अच्छे से याद कीजिएगा। जो इनहेंस करके वो कितना हुआ है? 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्प्लॉयज हु आर गेटिंग अ डेली एवरेज वेजेस अप टू डैश आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटिंग एम्प्लॉयज शेयर ऑफ ESI कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें है 100 रुपीज़ डेली एवरेज वेजेस अप टू 100 रुपीज़। ओके, चलिए सी ऑप्शन पर टिक कीजिए। The employee share of contribution under the ESI Act is, employees contribution under the ESI Act is कितना है? D 4.75%, ठीक है। 4.75% जो है शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस में, ठीक है। तो 4.75% कंट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट अंडर द ESI Act 1948 मेडिकल ट्रीटमेंट इज नाउ अवेलेबल टू पर्सन अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ऑल्सो, ये ट्रू है। लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है इसके लिए, ESI एक्ट के लिए। मेडिकल ट्रीटमेंट इज नाउ अवेलेबल टू पर्सन्स अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट में, ठीक है। जो वॉलंटरी रिटायरमेंट होता था तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट इज नाउ अवेलेबल है, ठीक है। ये बात सही है, ठीक है, राइट है ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय अ tripartite organization consisting of representative of labor management and government? इसका आंसर है ESI, ठीक है। इसका आंसर है ESI, ठीक है बच्चों, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38। व्हाट इज द वेज लिमिट? वेज लिमिट क्या है फॉर एम्प्लॉयज टू बी कवर्ड अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट? ये जो वेज लिमिट है ये है 15,000 रुपीज़ पर मंथ। इसका सी आंसर ठीक है। 39 पे आते हैं। एम्प्लॉय शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर द ESI एक्ट इज, ये है एम्प्लॉय का शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये है 1.75%, ठीक है बच्चों। ये था एम्प्लॉयर का शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन 4.75%, ठीक है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 35 पे हमसे क्या पूछा था? एम्प्लॉयर शेयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो था 4.75% और एम्प्लॉयज़ का है 1.75%, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन एक्सटेंड सम शॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज ऑल्सो? इसमें ESI में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है बच्चों। ये आज आपके हमारे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।